दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना की ओर। आसाम के निली हत्याकांड, एक ऐसी घटना जिसकी सच्चाई ने न सिर्फ हजारों मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि पूरे राज्य को डर और आतंक में झोंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नरसंहार के पीछे सिर्फ अचानक हिंसा नहीं थी? इसके पीछे थी राजनीति, फटती आबादी का डर और एक ऐसी साजिश जिसने आम लोगों की जिंदगियों को छीनने के लिए सही समय का इंतजार किया। क्या आप तैयार हैं उन राजों को जानने के लिए जो कभी मीडिया में खुलकर सामने नहीं आए? वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे यह मासूम गांव अचानक हिंसा के जाल में फंस गया, कौन कौन इसके शिकार बने और क्यों सरकारी रिकॉर्ड और असली आंकड़े कभी सामने नहीं आए। क्या आप सोच सकते हैं कि सेना और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ऐसा कुछ भी हो सकता है? अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सारी हकीकतें जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई थीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत, जंग और न्याय की लड़ाई की भी कहानी है। और जब आप इस कहानी के आखिरी सच को जानेंगे, तो यकीन मानिए आपका दिल दहल उठेगा। आसाम, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भारत का एक राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। यह राज्य भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी जबरदस्त चाय की खेती और पैदावार के लिए जाना जाता है। भारत के अंदर चाय की व्यावसायिक खेती की शुरुआत भी सबसे पहले यहीं से हुई थी। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें, तो 1947 में आजादी के बाद से लेकर अब तक असम का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा हमेशा से रहा है इसकी आबादी का गणित। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की आबादी में लगभग 61% हिंदू और करीब 34% मुसलमान हैं। बाकी में ईसाई, सिख और अन्य धर्म शामिल हैं। यह आंकड़े अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रहते हैं। आजादी के बाद से ही असम की राजनीति में कुछ राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि असम की आबादी तेजी से बदल रही है। उनका कहना था कि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदुओं से अधिक है, और यह केवल जन्म दर से ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश से हो रही गैर कानूनी घुसपैठ की वजह से भी है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से असम में आकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से असम की संस्कृति, भाषा और पहचान खतरे में पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियां और संगठन इस दावे को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताते हैं। उनका कहना है कि यह मुद्दा असम की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक तरीका है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। यानी असम की राजनीति में यह मुद्दा एक तरफ उन पार्टियों के लिए सबसे बड़ा हथियार रहा है जो इसे वास्तविक मानती हैं, और दूसरी तरफ उन पार्टियों के लिए बहस का केंद्र जो इसे राजनीतिक चाल मानती हैं। यही वजह है कि असम का यह डेमोग्राफिक इश्यू आज भी न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहता है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग इस मामले में गहराई के साथ छानबीन करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह मामला इतना सीधा सिंपल नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। बल्कि असम के अंदर आज की तारीख में जो मुसलमान रहते हैं, उन्हें ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है इंडिजिनस मुस्लिम्स, यानी वे लोग जो पूरी तरह से असम की मिट्टी से जुड़े हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन और पहचान सब कुछ असमी है। उन्होंने भले ही इस्लाम किसी भी दौर में अपनाया हो, लेकिन उनकी जड़ें इसी जमीन से सदियों से जुड़ी रही हैं। दूसरी कैटेगरी है बंगाली मूल के मुस्लिम्स। ये लोग नस्ल से बंगाली हैं, लेकिन वे कभी भी बांग्लादेश से इल्लीगली असम नहीं आए। ये पूरी तरह से भारतीय नागरिक हैं। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत में जब असम में अंग्रेजों ने चाय की खेती बड़े स्तर पर शुरू की, तो उन्हें मजदूरी और काम के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ी। इसी वजह से 1800 के दशक से लेकर 1947 तक बंगाल, खासकर ईस्टर्न बंगाल से बड़ी संख्या में लोग असम की तरफ आकर बसने लगे। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। तीसरी कैटेगरी है वे लोग जो पार्टीशन 1947 और बाद में बांग्लादेश के निर्माण 1971 के समय असम में आए। उस दौर में हालात इतने खराब थे कि लाखों लोग शरणार्थी के तौर पर यहां पहुंचे। इनमें भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू भी बड़ी संख्या में शामिल थे। अब असली पेच यह है कि जो लोग 1800 से लेकर 1947 तक बंगाल से असम में आए, अगर वे उस हिस्से से आए जो आज वेस्ट बंगाल है, तो वे सीधे सीधे भारतीय हैं।
और अगर वे उस हिस्से से आए जो बाद में बांग्लादेश बना, तब भी वे टेक्निकली भारतीय ही माने जाएंगे, क्योंकि 1947 से पहले पूरा इलाका भारत का ही हिस्सा था। यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बंगाली मूल के इन मुसलमानों में से कितने लोग 1947 के बाद आए और कितने उससे पहले से यहां मौजूद थे। और अगर लोग 1947 या 1971 जैसे संकट के समय आए, तो उनमें कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान, यह भी साफ साफ कहना मुश्किल है। इसी उलझन की वजह से यह मामला वक्त के साथ और जटिल होता गया, और जब बारी आई एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तक, तो उसका रिजल्ट देखकर पूरे देश के होश उड़ गए। अब वो एनआरसी का नतीजा क्या था, यह तो हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उस दर्दनाक सफर पर चलते हैं जिसे समझने के लिए हमें इतना बैकग्राउंड देखना पड़ा। असल में आजादी के बाद से ही असम की सियासत में विदेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उबलता रहा। सरकार ने कई बार कोशिश की कि असली नागरिकों और बाहर से आए लोगों की पहचान हो सके। 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक कई कदम उठाए गए, लेकिन हर कोशिश बेअसर रही। यह मामला इतना संवेदनशील हो चुका था कि पूरा असम जैसे बारूद के ढेर पर बैठा हो, और उस बारूद में आग लगाने का काम किया 1969 की एक घटना ने। उसी साल असम के सांसद हीरालाल पटवारी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया और वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू हुआ, तभी असली बवाल खड़ा हो गया। खबर फैल गई कि नई लिस्ट में हजारों ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं जो कथित तौर पर विदेशी हैं। इस बात ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, और इनमें सबसे आगे था छात्रों का संगठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU। उन्होंने तो यह तक मांग रख दी कि सिर्फ एक ही सीट नहीं, बल्कि बाकी सीटों की वोटिंग लिस्ट भी सार्वजनिक की जाए। अगस्त 1979 में एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई, जहां यह तय हुआ कि जब तक विदेशी नामों को हटाया नहीं जाता, चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए, तो असम की कुल 14 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही वोटिंग हो पाई। बाकी जगहों पर चुनाव टालने पड़े। इसके बाद तो हिंसा और भी बढ़ गई। 1979 से 1982 के बीच असम में लगभग 272 हत्याएं, 1400 से अधिक मारपीट की घटनाएं, 400 से ज्यादा आगजनी और सैकड़ों बम धमाके दर्ज किए गए। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर बार बात आकर अटक जाती कि कट ऑफ साल कौन सा हो, यानी वह कौन सा वर्ष तय किया जाए जिसके पहले आए सभी लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसी तनाव के बीच जनवरी 1983 में जब आंदोलनकारी गुवाहाटी से लौट रहे थे, तभी खबर आई कि इंदिरा गांधी सरकार ने असम में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं, 14, 17 और 20 फरवरी। ये घोषणा होते ही मानो पूरे असम में तूफान आ गया। आंदोलनकारियों को यह लगा कि उनकी मांगों को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया है और हालात तेजी से बेकाबू हो गए। और फिर इसी माहौल में वो घटित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा शिकार बना गुवाहाटी के पास स्थित छोटा सा गांव नेल्ली और उसके आसपास के लगभग 14 गांव। यहां मुस्लिम आबादी बहुमत में थी, और इनमें से ज्यादातर वे लोग थे जो अंग्रेजों के जमाने में, यानी आजादी से पहले ही बंगाल से आकर बस गए थे। यही से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे भयावह और दर्दनाक घटनाओं में से एक, नेल्ली नरसंहार। असल मायनों में अगर देखा जाए तो यह सच है कि 100% नहीं तो भी ज्यादातर लोग असम के मुसलमानों में भारतीय ही थे। लेकिन फिर भी फरवरी 1983 का वह काला दिन आया जब किसी से यह सवाल करने की भी जरूरत नहीं समझी गई कि वह कौन है, कब से यहां रह रहा है या किसका वंशज है, बल्कि उनकी पूरी पहचान को एक ही झटके में मिटा दिया गया। इस त्रासदी का जिक्र लेखिका माकिको किमोरा ने अपनी किताब द नेली मर्डर ऑफ 1983 एजेंसी ऑफ राइटर में किया है। वह बताती हैं कि जैसे ही चुनावों का ऐलान हुआ और असम का माहौल लगातार बिगड़ता गया, हालात पर काबू पाने के लिए लगभग 1.5 लाख सैनिक और अर्धसैनिक बल पूरे प्रदेश में तैनात कर दिए गए, इस हद तक कि हर कुछ दर्जन वोटरों पर एक जवान खड़ा था। नतीजा यह हुआ कि पूरा असम मानो किसी युद्ध भूमि में बदल चुका था। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी हिंसा थमी नहीं। इस हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बना नेल्ली गांव। घटना की शुरुआत 15 फरवरी को हुई,
जब नौगांव जिले के एक पुलिस थाने से 5वीं बटालियन के कमांडर को एक अहम संदेश भेजा गया। उस संदेश में कहा गया कि बीती रात करीब 1000 लोग आसपास के गांवों से इकट्ठा होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए नेल्ली के पास जमा हुए हैं। उनके पास धारदार और खतरनाक हथियार भी हैं। इस दौरान मुस्लिम आबादी दहशत में जी रही थी और किसी भी समय हमला होने की आशंका थी। हालांकि 17 फरवरी को 2 ट्रक भरकर पुलिस जवान वहां पहुंचे और लोगों को भरोसा दिलाया कि वे पास ही गश्त कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का यह आश्वासन सुनकर ही 18 फरवरी को गांव वालों ने अपने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया और रोजमर्रा के कामकाज की तरफ लौटने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक खबर फैली कि पास ही मौजूद बोरबोरी गांव में झगड़ा भड़क गया है और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, दंगाइयों ने कपोली नदी के किनारे बसे मुस्लिम बहुल नेल्ली गांव को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हेमेंद्र नारायण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सबसे पहले दंगाइयों ने डेमल गांव के मुसलमानों के घरों को आग के हवाले किया। पहले सफेद धुआं उठा, फिर वह काले धुएं में बदल गया और उसके बाद लपटों ने पूरे गांव को निगल लिया। कुछ ही पलों में सारे घर खाक हो गए। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि अब जब उनके घर जल चुके हैं तो शायद उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। यह तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद लोगों को पकड़ पकड़ कर बेरहमी से कत्ल किया जाने लगा। भागने और छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। जो भी किसी तरह से बच पाया वह जान बचाने के लिए भागते हुए सीधा पास के सीआरपीएफ कैंप तक पहुंचा। बाकी लोग या तो लपटों में समा गए या दंगाइयों के हथियारों का शिकार बन गए। इसीलिए मरने वालों में सबसे बड़ी तादाद बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की रही, क्योंकि न तो उनके पास भागने की ताकत थी और न ही बच निकलने का कोई रास्ता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस भयानक त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगभग 1800 के आसपास बताई गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अलग अलग पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने इस मामले की गहराई से जांच की, यह संख्या कहीं 3000, कहीं 5000 और कुछ रिपोर्टों में तो 5000 से 10,000 के बीच बताई गई। इन पीड़ितों में लगभग 70% महिलाएं थीं, जबकि बाकी बचे हुए लोग ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे ही थे। अधिकांश लोगों ने शायद ही पहले इस हत्याकांड के बारे में सुना हो। इसका कारण यह था कि सरकार की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई वह प्रक्रिया ही अपने आप में रहस्यमयी रही। सरकार ने इस मामले की छानबीन के लिए एक कमीशन गठित किया, जिसे प्रारंभ में 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया था। बाद में इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया। जब अंततः कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तो उसकी सामग्री जनता के सामने कभी सार्वजनिक नहीं की गई। आज जब 2025 आ चुका है और इस घटना को लगभग 40 साल हो चुके हैं, तब भी यह रिपोर्ट पूरी तरह सीक्रेट ही बनी हुई है। समय बीतने के साथ ही कई लोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते रहे। उन्होंने कई एफआईआर दर्ज करवाई और कानूनी प्रक्रिया अपनाई, लेकिन अधिकांश पीड़ित शायद न्याय तक नहीं पहुंच सके। अंततः सरकार ने केवल 5000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया। उस समय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत हासिल किया था। बाद में 1985 में जब राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार थी, तब असम समझौते, असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत इस दंगे के दौरान जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज थी उन्हें वापस ले लिया गया। साथ ही नेल्ली गांव के लोग अपने अपने गांव लौट आए और धीरे धीरे पूरे देश में इस घटना को भुलाया गया। जहां तक एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात है, जिसके बारे में पहले चर्चा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत असम में एनआरसी प्रक्रिया लागू की गई। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसका फाइनल रिजल्ट 2019 में आया। इसमें असम की लगभग 3 करोड़ 30 लाख आबादी में से केवल 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर पाए गए, यानी वे अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके। यह आंकड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि इन बड़े अनुमानित आंकड़ों के मुकाबले यह संख्या बहुत कम थी, खासकर उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो इसे हमेशा मुख्य मुद्दा मानती आई थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन 19 लाख लोगों में से लगभग 12 लाख हिंदू और 7 लाख मुस्लिम थे। इसी कारण यह मामला इतना सरल नहीं है जितना सामान्य रूप से समझा जाता है। यह अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ विषय है और इसकी जटिलता को समझने के लिए पूरी गहराई में जाकर ही सत्य को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो जानकारी और तथ्यपूर्ण लगी हो तो सबसे पहले इसे लाइक करना न भूलें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम आपको और भी रोचक, ऐतिहासिक और नॉलेजफुल वीडियोस ला सकते हैं। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण और सच्चाई से भरी जानकारी तक पहुंच सकें। और हाँ, हमारी आने वाली वीडियोस हमेशा आपकी ज्ञान की प्यास को पूरा करने के लिए होंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।